हमसे कौन से इलेक्ट्रॉन के लिए पूछी गई है? कौन से इलेक्ट्रॉन के लिए पूछी गई है क्वेश्चन में? सेकंड के लिए। तो सेकंड इलेक्ट्रॉन के लिए एस क्या होगा? पहला इलेक्ट्रॉन ऑलवेज हम क्या भर रहे होते हैं? क्लॉकवाइज भर रहे हैं, मतलब +1/2। क्या भर रहे होते हैं? +1/2। सबसे पहले हम किसी भी ऑर्बिटल में अगर इलेक्ट्रॉन्स भर रहे होते हैं, जैसे कि मान लो मेरे पास ये डी ऑर्बिटल है, सही है। डी ऑर्बिटल में 5 कॉलम्स होते हैं और मेरे लिए D6 भरना है। इसमें कितना भरना है? D6 भरेंगे तो कैसे भरेंगे? ऐसे नहीं करेंगे कि 1 2 3 4 5 6 करके, ये पेयरिंग नहीं होती। पहले क्या होता है बेटा? पहले सिंगल इलेक्ट्रॉन भरा जाता है, 1 2 3 4 5। इसको हमने क्या किया? क्लॉकवाइज सिंगल इलेक्ट्रॉन भर लिए। उसके बाद जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आएगा उसको क्या करेंगे? हम पेयरिंग में चला देंगे। तो हम छठा इलेक्ट्रॉन कहाँ भरेंगे? पहले वाले। समझ में आया इतना? अगर मुझे अब इसके सेकंड इलेक्ट्रॉन का मतलब मैं इसकी बात कर रही हूँ। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमेशा यहाँ से पता चलता है। कहाँ से पता चलेगा? जो आगे लिखा होगा उतना ही हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगा। अगर इसके लिए मुझे लिखना है सेकंड इलेक्ट्रॉन के लिए, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना होगा बेटा मेरा? 1 होगा ना। तो पहली हमारी क्या आएगी? n = 1। L की वैल्यू मैंने कितनी बताई थी? L की वैल्यू मैंने क्या बताई थी? 0 to n-1 होती है। तो यहाँ पे हम लोग L की वैल्यू हमारी क्या आएगी? n-1 का मतलब 1 - 1 का मतलब सिर्फ 0 आएगी ना। तो 0। m की वैल्यू कितनी आएगी? -L2 + L। -L2 + L होती है फिर 0, मतलब 0 को इंक्लूड करेंगे बीच में। जैसे कि हम किसी भी रेखा को जब वो कर रहे होते हैं, हमने निर्देशांक ज्यामिति पढ़ी होगी शायद सबने, कोऑर्डिनेशन वाली, तो यहाँ पे 0 देते थे, ठीक है। इधर वाले क्या होते थे? पॉजिटिव, और इधर वाले हमारे क्या होते थे? नेगेटिव। सेम क्या चलता है ऑर्बिटल्स में नंबरिंग के टाइम पे चलता है। जैसे कि मैं डी ऑर्बिटल की नंबरिंग करूंगी तो जब 5वें में जो बीच वाला होगा ये मेरा क्या होगा? 0 होगा। इधर क्या होगा? जो प्लस ले लूं मैं, और इधर मेरा क्या होगा? तो ऑर्बिटल्स की नंबरिंग समझ में आ गई, क्योंकि ये तुम्हारी किसकी वैल्यू बताएगी? m की वैल्यू बताएगी। इसे ml से भी समटाइम कभी कभी ऐसा होता है पेपर में ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता है, ml की फॉर्म में। अब तुम्हें इसके लिए m की वैल्यू और बतानी होगी। जब इसके लिए l की वैल्यू 0 है तो m की वैल्यू ऑटोमेटिकली कैसी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। और तुम्हारे पास s की वैल्यू इसकी क्या है बेटा? दूसरे वाले इलेक्ट्रॉन की एंटी क्लॉकवाइज है। क्या है? एंटी क्लॉकवाइज। तो माइनस का 1/2। तो ये तो आ गया। इसके लिए क्या आ गया हमारा? हमसे पूछा गया 4 क्वांटम। सही है। या तो मुझसे डायरेक्ट ऐसे पूछ लेगा ये, या तो मुझसे डायरेक्ट ऐसे पूछ लेगा कि ये क्वांटम नंबर्स है, या मुझसे क्या निकलवा सकता है? अब देखो, जैसे कि मुझे सेम यही दे दिया, n = 1 दे दिया, l = 0 दे दिया, मुझे m = 0 दे दिया, और s = ±1 दे दिया। अब मुझसे पूछ सकता है इसका जो वो बनेगा, कॉन्फ़िगरेशन बनेगा, वो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन। सही, क्वेश्चन के तौर पर। तो मैं कहाँ से निकालूंगी? सबसे पहले मुझे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से क्या मिल जाएगा? कौन सी सेल में? सबसे पहले मिल जाएगा, तो मैं यहाँ लिख दूंगी। यहाँ से मुझे क्या मिलेगा बेटा? सब सेल मिलेगी। S में है, P में है, D में है या F में है। तो 0 है तो 0 की सब सेल क्या होती है? S होती है। तो मैं यहाँ लिख दूंगी S, ठीक है। और मुझे यहाँ पे m की वैल्यू इसके हिसाब से मिल जाती है। m की वैल्यू हमें क्या बता रही होती है? नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। अब हमारे पास s में तो एक ही ऑर्बिटल्स होता है, तो हमें इसको लिखते टाइम m की वैल्यू की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? यहाँ पे ±1/2 दे रखा है, तो हम यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रॉन्स के लिए 2 लिखेंगे। समझे? आ गया? नहीं आया? क्या नहीं आया? S वाला, क्योंकि देखो बेटा यहाँ दोनों इलेक्ट्रॉन्स की ज्योमेट्री दी हुई है ना हमें, प्लस और माइनस भी, तो इट मींस 2 इलेक्ट्रॉन्स है ना, तो हमें यहाँ क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। अगर मुझे सिर्फ 1 - 1 दिया हुआ होगा 1/2
लिख देती है माइनस। आगे बढ़े, क्वांटम नंबर समझ में आ गए। अब तुम्हें अगर मैं तुमसे एक अभी को लिख के दे रही हूँ कि एक क्वेश्चन लिखो, नॉट करेक्ट पेयर बताना है तुम्हें क्वांटम नंबर्स का, कौन सा जो मैं पेयर अभी लिख के दे रही हूँ क्वांटम नंबर्स का वो करेक्ट नहीं है, सही है? गलत है, पहला गलत दिख रहा है, गलत बताना, सही नहीं बताना है। और गलत क्यों है ये भी बताओ खड़े हो। सारी वैल्यूज देखो ना अभी जैसे ऐसे निकलवाई है, 2 मिनट का काम है बस देखना। एन की वैल्यू कितनी थी? एन की वैल्यू जो भी थी, एल की वैल्यू उससे क्या थी? एक कम थी, n-1 थी। एम की वैल्यू क्या थी? -L2 + L थी। एस की वैल्यू तो ±1/2 में कुछ भी हो सकती है। अब तुम मुझे बस इतना बता दो इसमें कौन सा गलत है। समझ में आया सेकंड वाला क्यों गलत है? दिखा? नहीं दिखा? सेकंड वाला है क्या? एन की वैल्यू बेटा मुझे क्या दी हुई है? 4 दी हुई है, सही है, करेक्ट है। एल की वैल्यू एक कम है तो 3 करेक्ट है। बट क्या एम की वैल्यू 4 हो सकती है? क्योंकि वो कितनी थी? -L से +L के बीच में है। बट ये तो उससे ज्यादा हो गई ना। अगर इससे कम कोई भी वैल्यू होती तो हो जाती करेक्ट, अगर इससे ज्यादा है तो नहीं करेक्ट है ना। इस तरीके को क्वेश्चन आते हैं। आया समझ में? बेटा जो रेंज है ना उसके बीच में होनी चाहिए। जैसे कि n की वैल्यू जितनी भी है उससे एक कम के बीच में 0 to n-1 के बीच में हमारा होना चाहिए l, सही है? l मेरा जितना भी आएगा वैल्यू -L से +L के बीच में होनी चाहिए मेरी m की वैल्यू। s की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1/2 या -1/2 या +1। आगे समझ में? एक क्वेश्चन दे रही हूँ, उसके चारों इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तुम लोग निकाल के देखो। सोडियम के लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए निकालो। हाँ, सोडियम के लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए निकाल लो। कितना नंबर होता है बेटा? 12 पास किया तुमने। 11 होता है ना नंबर, लिखो। आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन तो तुम्हें वैसे ही पता होना चाहिए कितने होते हैं सोडियम में। पहला ग्रुप है तो एक ही इलेक्ट्रॉन होगा ना आउटर मोस्ट सेल में। कौन से पीरियड का है? एलिना। तीसरा है ना तो 3s1 होगी ना आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की कॉन्फ़िगरेशन। अब निकाल लो। तुम लोग ऐसा बच्चे नहीं हो भाई, लोग बात कर करके बैठो। मैं मान रही हूँ मेरी गलती है, पीरियोडिक टेबल नहीं पड़ी है, बट ऐसा बच्चों वाले भी क्वेश्चन नहीं पूछो ना।
चारों क्वांटम नंबर्स आए, कितने कितने आए मुझे बताओ। N3 आया, L गलत आया, बट बेटा ऑर्बिटल कौन सा था? S था ना बेटा, तो 0 आएगा ना। 0 to n-1 जाता है, सही है। अब देखो मुझे 3s1 दिया हुआ था, एक्चुअल में जो L डिसाइड करेंगे वो इस वाले S से डिसाइड करेंगे कि इसमें से कौन सी वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कितनी वैल्यू आएगी? 0 आएगी, 1 आएगी और 2 आएगी। तो इन तीनों में से कौन सी वैल्यू फिक्स आएगी वो हम कहाँ से डिसाइड करेंगे? इस वैल्यू से डिसाइड करेंगे कि यहाँ पे हमें कौन सी ऑर्बिटल दी हुई है, S दी हुई है, P दी हुई है, सबसेल कौन सी दी हुई है, सॉरी S P D F। अगर मुझे S दी हुई है तो मैं 0 लगाऊंगी, अगर मुझे P दी हुई है 1 लगाऊंगी, और मुझे 2 दी हुई है तो D लगाऊंगी। समझे? नहीं समझ में आया? अंश फिर से बता दो। हम लोग पहले पीरियड में होते हैं तो हमारे पास सिर्फ एक सबसेल होती है जिसको हम क्या बोल रहे थे? S सबसेल, सही है। दूसरे में आते हैं तो मैं S भी होती है और हमारे पास P भी होती है, ठीक है। तीसरे में आते हैं तो हमारे पास S P होती है, P भी होती है और D भी। चौथे में S P D और F चारों। ये तुमने सबने पढ़ा होगा, याद हो या ना, सही है। अब जब हम लोग S की वैल्यू किसी दिए हुए नंबर के लिए डिसाइड कर रहे हैं, जैसे कि मुझे 3s1 दिया हुआ है क्योंकि उसने मुझे क्या बोला था? सोडियम के लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए बतानी है, सोडियम के किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए नहीं बतानी थी मुझे। किसके लिए बतानी थी? सोडियम के लास्ट इलेक्ट्रॉन। लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है? आउटर मोस्ट सेल में जाता है, आउटर मोस्ट सेल में नहीं है। अब मुझे जो L डिसाइड करना होगा, मेरे पास N कितना आया? 3 आया, N = 3 आया। L = कितना आएगा मेरे पास? 0 to 2 आएगा, 0, 1 और 2 आएगा, क्योंकि L की वैल्यू क्या है? 0 से n-1, हाँ 0 to n-1। n अगर 3 है तो n-2 तक आएगा ना 0 से, तो 0, 1, 2 आएगा। अगर मैं यहाँ पे बात करती किसकी, अगर मेरे को यहाँ पे S ऑर्बिटल की बात करी गई तो S के लिए L की वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है ना, तो इसलिए जो मैं L की वैल्यू यहाँ रखूंगी वो 0 रखूंगी। M की वैल्यू कैसे 2 हो जाएगी? तो 0 ही होगी ना। L की वैल्यू 0 है तो M की वैल्यू 0 होगी, -L2 -M। 0 में से 0 घटाओगे कितना आएगा? 0 में से 1 घटाओगे क्या बताएंगे? -L2 + L वैल्यू है, 0 की माइनस वैल्यू होती है, 0 is 0। अगर L की वैल्यू 0 आई है तो M की वैल्यू ऑलवेज 0 आई। समझ में आई नहीं आई? आई नहीं आई? एक सेकंड, किसी को नहीं समझ में आ रहा भाई? ऐसा मत बोला करो कि किसी को समझ में नहीं आ रहा। अपनी अपनी इंडिविजुअली बात कर लो कि मैम मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं समझ सकती हूँ। अब तुम 60 की तरफ से बोल लोगे तो मैं नहीं समझ पाऊंगी कि मैं इतना पढ़ा रही हूँ और ये भी समझ में आ रहा तो मैं आगे कैसे पढ़ूंगी, ये भी तो सोचो। अब सुनो, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहाँ से आ रहा था? इस वाले नंबर से। एज़ोमेथल क्वांटम नंबर अगर मुझे कॉन्फ़िगरेशन दी हुई है तो कहाँ से आएगा? जो कॉन्फ़िगरेशन में हमें सबसेल दी हुई है। अगर मुझसे यहाँ 3D के लिए पूछेगा, किसके लिए? 3D के लिए, तो N की वैल्यू मेरी कितनी आएगी? 3 आएगी, सही है। L की वैल्यू कितनी आएगी? 0 to 2 आएगी, सही है। मगर मुझे जब 3D के लिए लिखनी होगी, 3D के लिए स्पेसिफिकली बोल रहा है तो मुझे D वाले का L बताना पड़ेगा, L = 2 आएगा तब, क्योंकि वो मुझसे किसी स्पेसिफिक की पूछ रहा है, ऑल ओवर की नहीं पूछ रहा। आया समझ में? अब कोई बचा जिससे नहीं आया? नहीं आया? कोई बचा नहीं आया क्या? तुम्हारी समस्या यहाँ से है।
जो तुम्हें नंबर जो आगे कॉन्फ़िगरेशन में आगे नंबर लिखा हुआ दिया होगा उससे तुम्हारी n की वैल्यू आ जाएगी, समझ गए। उसके बाद मैं l पे आऊंगी। अगर मुझे नंबर्स नहीं दिए हुए हैं, मुझे सिर्फ एक दिया हुआ है कि n की 4 वैल्यू के लिए मुझे बताने हैं बाकी और क्वांटम नंबर्स, तो मैं इसमें रेंडमली 0 to 3 लिखूंगी। 0 1 2 3 किसकी वैल्यू आ जाएगी? मेरी l की वैल्यू आ जाएगी। समझ रहे? दोबारा नहीं बताऊंगी, इधर आंखें लगा कर अपने में देखिए, सही। अगर n की वैल्यू मुझे सिर्फ रैंडम नंबर्स में दी हुई है, किसी ऑर्बिटल की बात मुझसे नहीं करी गई है, तो मेरी वैल्यू क्या आएगी? 0 to n-1 आएगी, सही है। अगर मुझे कोई भी ऑर्बिटल दी हुई है, लाइक मुझे 4f दे दिया है, 4f दे दिया है मुझे, तो मेरी l की वैल्यू आएगी 4 और l की वैल्यू आएगी बेटा 3, क्योंकि f के लिए l की वैल्यू कितनी थी? 3 थी। क्या d के लिए 2 आ जाएगी, p के लिए 1 आ जाएगी, s के लिए 0 आ जाएगी। अब समझ में आया? अब क्लास में अगर अभी भी कोई एक भी ऐसा बचा हो तो हाथ खड़ा कर, जैसा नहीं आया, नहीं आया बेटा। ये 4 क्वांटम नंबर्स होते हैं, सही है। इलेक्ट्रॉन की पोजीशंस को बता रही है। ऑर्बिटल्स में हमारे इलेक्ट्रॉन एटम्स के अराउंड जो हमारी ऑर्बिट मिल रही है उसमें इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है, किस पोजीशन में है। उसमें मुझे 4 क्वांटम नंबर्स मिल गए थे। मुख्य क्वांटम संख्या, एटॉमिक क्वांटम संख्या, ऑर्बिटल, हिंदी में मुख्य, द्विगंशी और शायद चुंबकीय और चक्र, सही है। 4 मिल गए। पहली वाली हमें क्या बता रही थी? एनर्जी लेवल्स बता रही थी। दूसरी वाली हमें क्या बता रही थी? सबसेल बता रही थी, कौन सी सबसेल में है। तीसरी वाली मुझे क्या बता रही थी बेटा? मैग्नेटिक वैल्यूज बताएगी कि इलेक्ट्रॉन की मैग्नेटिक चुंबकीय प्रवृत्तियां क्या क्या है, हाँ। और लास्ट वाली स्पिन बताती है, स्पिन बताती है, स्पिन की एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है या क्लॉकवाइज घूम रहा है। समझ में आ गया? अब n की वैल्यू, l की वैल्यू और m की वैल्यू एक दूसरे पे डिपेंड कर रही है। अगर मुझे m की वैल्यू दी हुई है तो मैं l की वैल्यू और n की वैल्यू निकाल सकती हूँ। अगर मुझे n की वैल्यू दी हुई है तो बाकी दो की निकाल सकती हूँ। n की वैल्यू जो भी होगी, l की वैल्यू 0 to n-1 होगी उसके लिए। अगर मेरे पास n की वैल्यू 3 है, सही है, बहुत ध्यान सुनो। l की वैल्यू क्या होगी बेटा? 0 से लेके 1 2 3 तक होगी, 2 तक होगी सिर्फ, n-1 तक। समझ में आ गया? इसके बाद अगर मुझे कोई भी ऑर्बिट नहीं दी हुई तब हम ऐसे ही लिख देंगे कि इस नंबर के लिए ये आई है। अगर मुझे कोई भी और ये दिया हुआ है सबसेल, अगर मुझे f सबसेल दे दिया, ठीक है, मेरा इलेक्ट्रॉन किस में है? f सबसेल में। तो f सबसेल के लिए जो फिक्स नंबर ऑफ l है वो बेटा 3 है, सही है। समझ में आया? अगर मुझे जो भी सबसेल आ जाएगा वो तुम्हें उस हिसाब से तुम लिख लोगे, ठीक है। इसकी वैल्यू ऑलवेज या तो क्लॉकवाइज के लिए +1 आ जाएगी बेटा, ऐसा वाला निशान है तो +1 आ जाएगी, 1/2 आ जाएगी, सॉरी, सही। और अगर एंटी क्लॉकवाइज वाला निशान है तो -1/2 आ जाएगी। आ गया? अब तो कोई क्लास में एक भी ऐसा नहीं बचा है ना। n की वैल्यू कैसे निकालोगे? -l to -m, तो उसमें क्या देंगे हम? 0 to +2 और 0 to -2। अगर मुझे m की कोई भी वैल्यू दे रही है, x दे, ठीक है, l की वैल्यू मेरे लिए अगर कोई भी कॉन्फ़िगरेशन नहीं दिया, मैं तब की बात कर रही हूँ, 0 to x-1 आ जाए, सही है। जो ये x-1 आया, इससे हम ले लेंगे m की वैल्यू, माइनस का x-1 2 x-1। अब आया समझ में? सबको आ गया? और s की वैल्यू फिक्स है, अब इससे ज़्यादा मैं नहीं समझा। बताओ भाई, लास्ट सीट क्या क्या नाम है? समझ में आया सबको? आप केमिकल काइनेटिक्स शुरू करें। क्वांटम नंबर का क्वेश्चन आता है, करके देख लेना, पेपर में आएंगे तुम्हारे टेस्ट में।
याद है कि कल मैंने क्या पढ़ा है? शुरू करो, कहाँ से पढ़ा है? पहले बॉन्ड पढ़ा लिए थे। बॉन्ड में आयनिक कौन सा था? आयनिक में जो शेयरिंग हो रही थी वो कैसी हो रही थी? कंप्लीट। बोलते जाओ साथ साथ। पार्शियल शेयरिंग किसमें हो रही थी हमारी? कोऑर्डिनेट में, सही है। और शेयरिंग किसमें हो रही थी प्रॉपर? तो ये तीन तो हमने बॉन्ड यहाँ पढ़ लिए थे। मेटालिक वाला किसमें मिल रहा था हमें? मेटल्स में मिल रहा था। इसके बाद बीच में हम लोग हाइड्रोजन बॉन्डिंग और वाइंडर बॉन्ड पढ़ते हैं। इसके बाद क्या पढ़ा था? ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल क्या था बेटा? ऑक्टेट रूल था हमारा लास्ट इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट सेल में हमारा क्या होगा? इनर्ट गैस की कॉन्फ़िगरेशन मतलब 8 इलेक्ट्रॉन। वो हमारा क्या था? बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन के बारे में 8 इलेक्ट्रॉन, सही है। इसी से हमने क्या बनाए थे? लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स बनाए थे। पहले एटम्स के लिए बनाए थे, देन हमने मॉलिक्यूल्स के लिए बनाए थे। कल हमने पढ़ा था फॉर्मल चार्ज, देन हमने क्या पढ़ा था? रेजोनेंस की जरूरत क्यों पड़ी थी हमें? रेजोनेंस क्यों पढ़ा था? एक स्ट्रक्चर सारी क्वालिटीज को कंप्लीटली डिस्क्राइब नहीं कर पा रहा था, इसके लिए हमने क्या किए? इक्वल एनर्जी के डिफरेंट हमने क्या बनाए? रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बनाए, जिसमें नंबर ऑफ बॉन्ड्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स जितने रोटेट कर रहे थे वो क्या थे बेटा? सबके लिए इक्वल। इतना हमने पढ़ लिया था। अब चलो आगे आज डाल लेते हैं पहले। कल हमने एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाया था, किसका बना रहे थे? क्या बनता था बेटा? अब इसके कितने रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेंगे? दो क्यों बनेंगे? दो क्यों बनेंगे? अपनी अपनी कॉपी में बनाओ, मुझे मत बताओ। मैं तो बना ही रही हूँ, मुझे तो कुछ समझाना है, बनाना ही है। बनाओ। कितने बने रेजोनेंस स्ट्रक्चर बेटा? 3 रेजोनेंस स्ट्रक्चर बने। तीनों में हमारे क्या नंबर ऑफ बॉन्ड्स बदले, नंबर ऑफ एटम्स बदले, नंबर ऑफ पेयर ऑफ लोन पेयर्स बदले नहीं बदले। फॉर्मल चार्ज भी बस इलेक्ट्रॉन्स पे अलग अलग, इलेक्ट्रॉन्स पे अलग अलग। अब इसमें हमसे क्या पूछा जाता है? कभी कभी हमसे पूछा जाता है बॉन्ड ऑर्डर। क्या पूछा जाता है बेटा? बॉन्ड ऑर्डर रेजोनेंस हैविड ऑर्बिटल्स। इसमें मान लो कार्बन ये वाला 1 और 2, 1 और 2, 1 and 2, इसके बीच का हमसे पूछ रहे हैं बॉन्ड ऑर्डर, तो कितना होगा बताओ? तीनों देखो कैसे बताते हैं, सुनो पहले। तीनों में क्या गिन लेते हैं हम लोग कि जो एटम्स है, जिन दो एटम्स के बीच का हम बॉन्ड ऑर्डर निकालना चाह रहे हैं, सही, उनके बीच में कितने बॉन्ड्स हैं? पहले वाले में बेटा कितने बॉन्ड्स हैं? दूसरे वाले में सिंगल, तीसरे में
हो गया। और टोटल कितने स्ट्रक्चर्स बने? 3 स्ट्रक्चर्स बने ना, डिवाइड करो। 4/3 1 होता है। ये रट क्यों रहे हो? ये तो तुम्हें वैसे भी दिख रहा है डबल बॉन्ड से कम और सिंगल बॉन्ड से ज्यादा का स्ट्रक्चर आ रहा है। इट मींस इसका बॉन्ड ऑर्डर 1 और 2 के बीच में आएगा। इतना तो कॉमन सेंस रखो पेपर सॉल्व करते टाइम। इस एटम में कुछ जगह पे हमें डबल बॉन्ड मिला है इन दोनों के बीच में, कुछ जगह पे हमें सिंगल बॉन्ड मिला है, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर ऑब्वियस सी बात है 1 से ज्यादा आएगा और 2 से कम आएगा। तो निकालो कितना आएगा, 4/3 कितना होगा? 1.33 ना। ऐसे क्या निकालेंगे हम? तुम्हें समझ में नहीं आ रहा। पहला दिन है तो कल रेजोनेंस तो पढ़ा था ना। चलो कोई बात नहीं, आ जाएगा। हमने क्या किया बेटा? शिफ्टिंग मैं बता रही थी किसकी? कार्बोनेट का। ये तुम्हें लुईस डॉट स्ट्रक्चर तो बनाना आ गया होगा ना आराम से। ऑलवेज क्या होता है, नेगेटिव टू डबल बॉन्ड की तरफ को बॉन्ड शिफ्ट हो रहा है। ये क्या करेगा यहाँ से? ये यहाँ पे डबल बॉन्ड बना लेगा जाके, क्योंकि इसके पास क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन। इसने अपने इलेक्ट्रॉन से दिया और ये वाला बॉन्ड ऊपर गया तो ये वाला माइनस में। एक तो तुम्हें ये समझ में आ गया कि इसकी शिफ्टिंग करके हमें क्या मिल गया? एक रेजोनेंस। सब लोग अपनी कॉपी पे इसका जो ये है इसका रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर बना। 70 में तो ये समझा है, मुझे तो समझना हो समझ। एक तो ये शिफ्टिंग हो गई थी, समझ गए? एक शिफ्टिंग क्या हो जाएगी बेटा? इस वाले से हो जाएगी। वो होगी दोनों से। अगर मैं इसको यहाँ ले आऊँ फिर भी तो वही आ जाएगा ना। अगर मैं इसको यहीं से कर लेती हूँ तो इस वाले में डबल बॉन्ड आ जाएगा। आ गए ना 3 स्ट्रक्चर्स? आगे बॉन्ड ऑर्डर निकालना समझ में आ गया। बॉन्ड ऑर्डर क्या था? बॉन्ड ऑर्डर क्या था? 2 एटम्स के बीच में जितने टोटल बॉन्ड्स बन रहे हैं, जिनके बीच में हमें बॉन्ड ऑर्डर निकालने को मिल रहा है, जितनी भी क्या है, जितने भी हमें रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स आएंगे, उन 2 एटम्स के बीच में टोटल जितने बॉन्ड बनेंगे अपॉन में जितने हमारे पास क्या होंगे बेटा? रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स होंगे, वो हमारे क्या आ जाएंगे? वो क्या आ जाएगा? उसको डिवाइड करके जब निकालेंगे तो बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा। किसके बीच में आ जाएगा? पूरे मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर नहीं आ जाएगा, उन 2 एटम्स के बीच का बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा। बॉन्ड ऑर्डर पता है क्या होता है? 2 बॉन्ड्स के बीच में, 2 एटम्स के बीच में जितने बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं उसे हम क्या क्या बोल रहे होते हैं? बॉन्ड ऑर्डर बोल रहे होते हैं। जैसे कि देखो यहाँ लिखो बॉन्ड ऑर्डर, बंध जिसे कहा जाएगा, सही है? बंध क्रमांक बोलेंगे ना शायद इसे हिंदी में। जो भी बोल रहा हूँ प्लीज हिंदी इंग्लिश से काम चला लो, हिंदी में बता दो। 2 एटम्स के बीच में जितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स बने हुए होते हैं वो उसका क्या कहलाता है? बॉन्ड ऑर्डर। जैसे कि हम लोग देखते हैं किसमें? हम लोग मेथेन में देखते हैं, कार्बन में 4 क्या लगे होते हैं बेटा? तो अगर मैं कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में इस टाइम पूछूंगी इनका बॉन्ड ऑर्डर कितना है, तो कितना है? कार्बन हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड ऑर्डर कितना है? मैंने गोला कर रहा है ना बेटा, कितने बॉन्ड दिख रहे हैं इसमें? 1। कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में कितना बॉन्ड है? सिर्फ सिंगल बॉन्ड है, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हुआ? 1। अगर मैं कार्बन ये पूछ लिया तुमसे, अगर मैंने यहाँ कार्बन के बीच का बॉन्ड ऑर्डर पूछ लिया तो कितना है बेटा? 2 बॉन्ड प्रेजेंट है। ऐसे ही हम बनाते साइन। अगर मैंने ये पूछ लिया तुमसे इसमें कितना है बॉन्ड ऑर्डर? बॉन्ड ऑर्डर समझ में आया? किसे बोल रहे
के बीच में जितने नंबर ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, बॉन्ड ऑर्डर कहलाते हैं। एक चीज और सी, एक सिग्मा बॉन्ड कितने में प्रेजेंट होता है, एक सिंगल बॉन्ड बना हुआ है तो कितना होगा उसमें, सिर्फ एक सिग्मा बॉन्ड होगा। कॉपी पे लिखना सही है, क्योंकि ऑर्गेनिक में भी इसका क्वेश्चन आएगा तुम्हारे पास जब हम जीओसी पढ़ेंगे। इसमें एक सिंगल बॉन्ड में हमारा एक सिग्मा होता है, एक डबल बॉन्ड में हमारे क्या होता है बेटा, एक सिग्मा हो गया और एक पाई, एक ट्रिपल बॉन्ड में हमारा एक सिग्मा, समझे। बॉन्ड जितना ज्यादा बड़ा होगा उसकी जितने ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा उसकी बॉन्ड लेंथ उतनी कम होगी। बॉन्ड लेंथ क्या होती है, डिस्टेंस बिटवीन द एटम्स। दो एटम्स के बीच में जितनी डिस्टेंस होगी वो हमारी बॉन्ड लेंथ कहलाती है। उस बॉन्ड, एक बॉन्ड बनाया, दो एटम्स के बीच में जो बॉन्ड्स की लेंथ आ गई वो हमारी क्या हो गई, बॉन्ड लेंथ हो गई। जितने पे वो एक स्टेबल अट्रैक्शन फोर्स को यूज कर रहे होते हैं, उन्हें मिल रहा होता है, वो उसकी बॉन्ड लेंथ। अब तुम्हारी सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ किसकी होगी, सिंगल बॉन्ड की सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ होगी, डबल बॉन्ड की उससे कम, ट्रिपल बॉन्ड की सबसे कम। नंबर ऑफ बॉन्ड्स बढ़ेंगे तो क्या होगा, बॉन्ड लेंथ कम होगी। बॉन्ड लेंथ और उसका एक फॉर्मूला लिखो, बॉन्ड लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड, समझे, समझ में आया। बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगी बेटा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर मेरे पास बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है तो बॉन्ड लेंथ ऑलवेज क्या होगी बेटा, कम होगी। अगर मेरे पास बॉन्ड लेंथ कम है तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, ज्यादा। समझ में आया। स्ट्रेंथ क्या होती है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड में अगर मैं तोड़ूंगी तो किसके लिए मुझे बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज्यादा देनी होगी। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होती है, लिखो एक टर्म लिखो, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। डिसोसिएशन बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। पहले इस पर इतना ध्यान मत दिया करो, तुम्हें ना इंग्लिश का पेपर देखिए आना, सही। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी तुम्हारी क्या होती है, एक बॉन्ड को तोड़ने के लिए, एक बॉन्ड को तोड़ने के लिए जितनी एनर्जी की आवश्यकता होती है वो हमारी क्या कहलाती है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। अगर मेरे पास एक सिंगल बॉन्ड है, एक डबल बॉन्ड है, एक ट्रिपल बॉन्ड है, तो मुझे किसमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी और किसमें कम एनर्जी देनी पड़ेगी। ट्रिपल बॉन्ड में हमें ज्यादा एनर्जी देनी होगी क्योंकि उसमें एक सिग्मा बॉन्ड है हमारा और दो पाई बॉन्ड है। तो हमें टोटल कितने बॉन्ड तोड़ने हैं बेटा, 3 बॉन्ड। इसलिए हमारी सबसे ज्यादा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी किसके लिए होगी, ट्रिपल बॉन्ड, देन डबल बॉन्ड के लिए, देन सिंगल बॉन्ड। रीजन समझ में आया। स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा होगी, कॉमन सेंस लगाओ अपने। ट्रिपल वाले सही है और सिंगल वाले सही है। स्ट्रेंथ कैसे तुम्हारे हिसाब से, स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है, मैं डिस्टेंस समझा तो अलग वर्ड, स्ट्रेंथ की बात कर रही हूँ मैं। ताकत किसमें ज्यादा होगी, जो 3 लोग पकड़े हुए हैं ऑब्वियस सी बात है उसमें ज्यादा होगी क्योंकि हमें तोड़ने के लिए एनर्जी भी तो उन्हीं को ज्यादा देनी पड़ रही है। तो अगर मुझसे बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करेगा तो भी यही सेम है। लिखो बॉन्ड स्ट्रेंथ भी लिखो। हिंदी क्या बोलते हैं भैया, मुझे नहीं पता क्या बोलते हैं बेटा हिंदी में, पता है तुम्हें बॉन्ड स्ट्रेंथ को? मैं देख के बोल दूंगी इसे। जो भी हो गया सीख लो, कोई बात नहीं। लो बेटा
होती है बॉन्ड की, स्ट्रेंथ तुम्हारी किसकी ज्यादा होगी, पहले ट्रिपल बॉन्ड की, देन डबल बॉन्ड की, देन सिंगल। ठीक है, ये टर्म्स अभी याद कर लो क्लास में ही बैठ के, जो तुम्हें बार बार, अगर मेरे पास बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है तो बॉन्ड लेंथ कम है, अगर बॉन्ड लेंथ ज्यादा है तो बॉन्ड ऑर्डर सही, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशनशिप है। तुम्हारी डिसोसिएशन एनर्जी कैसे चल रही है, जितने ज्यादा बॉन्ड होंगे उतनी ज्यादा डिसोसिएशन एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। सेम स्ट्रेंथ का है, डिस्टेंस इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। टॉपिक है हमारा फजान, डालो फजान। फजान का रूल क्या होता है, फजान रूल हम किसके लिए यूज कर रहे थे, आयनिक बॉन्ड हमने पढ़े थे। ऐसा नहीं होता कि हर बॉन्ड प्योरली आयनिक होता है या प्योरली कोवलेंट। किसी भी कोवलेंट में थोड़ा बहुत जो हिस्सा होता है वो किसका पाया जाता है, आयनिक कैरेक्टर पाया जाता है, और किसी भी आयनिक बॉन्ड में थोड़ा बहुत हिस्सा किसका पाया जाता है, कोवेलेंट का पाया जाता है। तो आयनिक बॉन्ड में जो कोवेलेंट नेचर पाया जाता है उसको हम करने के लिए किसकी यूज करते हैं बेटा, फजान का यूज करते हैं। किसको, आयनिक बॉन्ड में कोवेलेंट कैरेक्टर को ज्ञात करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, फजान का यूज करते हैं। इससे आते हैं तुम्हारे क्वेश्चन, तो इसलिए इसे कॉपी पे लिखो अपने अपने। मजाक वाला टॉपिक नहीं है, उसका पूछने की जरूरत नहीं, इससे क्या हुआ। फजान के अंदर हमने दो तरीके की चीजें सीखी, क्या पूछो, आयनिक बॉन्ड में कोवेलेंट कैरेक्टर। अगर हमें आयनिक बॉन्ड में कोवेलेंट कैरेक्टर पूछेगा तो हम किसका यूज करेंगे बेटा, फजान का यूज करेंगे, फजान रूल का, जो अभी मैं आगे आगे तुम्हें समझाऊंगी फजान रूल ने बोला क्या क्या है, हम कैसे निकालेंगे। मगर अगर तुमसे थ्योरेटिकली भी पूछ लेगा कभी कि आयनिक बॉन्ड में कोवेलेंट कैरेक्टर निकालने के लिए हम किसका यूज करते हैं, तो फजान का यूज करते हैं। सही है, अब देखो इसको बोलते हैं हम लोग क्वालिटेटिव एनालिसिस, क्वालिटेटिव एनालिसिस, क्वालिटेटिव ये क्या है, क्वालिटेटिव एनालिसिस। देखो जब भी मैं कोई भी एक तरीके से क्या बनाऊंगी, कोई भी आयनिक बॉन्ड बना रही हूँ, उसमें क्या होता है, ऐसा नहीं होगा कि पूरे का पूरा कि बस मैंने Na+ आ गया मेरे पे और यहाँ पे क्या आ गया Cl- आ गया और हम दोनों अपने अपने इलेक्ट्रॉन लेके चुपचाप बैठ गए। एक्चुअल में जैसे प्लस चार्ज आया वैसे ही इसके न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स क्या हो गया बेटा, इंक्रीज हो गया, इलेक्ट्रॉन निकल गया, अट्रैक्शन फोर्स क्या हुआ, इंक्रीज हो गया। इसने क्या किया, जो इसके पास इलेक्ट्रॉन्स थे, ये जो पूरा हमें कैसा एक होल दिख रहा था उसको थोड़ा सा अपनी तरफ क्या कर लिया, ऐसे करके खींच लिया थोड़ा सा। मैं ये नहीं कह रही 100% खींच गया, बॉन्डिंग ही बदल गई, बट थोड़ी सी शेयरिंग हमारी होने लगी कि इलेक्ट्रॉन थोड़े थोड़े पास में आ गए जैसे ही पॉजिटिव। तो यही हमारा क्या कहलाया, आयनिक बॉन्ड में हमारा क्या कहलाया बेटा, ये आयनिक बॉन्ड में जो कोवेलेंट कैरेक्टर आया वही ये हो गया। किस वजह से ये इधर को गया, जो आयनिक बॉन्ड में कोवेलेंट कैरेक्टर आया, थोड़ा सा खिंचाव आया, वो किसकी वजह से आया, जब हमारे न्यूक्लियस का पॉजिटिव चार्ज ऐसे ही आया, उस पर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स बढ़ा, आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन्स को इसने थोड़ा सा अपनी तरफ को खींचा, तो इसकी जो ज्योमेट्री थी वो थोड़ी सी बदल गई। इस चीज को हम कैसे निकालते हैं, आप देखो फजान ने हमें कुछ चीजें बताई थी जिसकी वजह से हमें इन पूरे रूल्स को निकालने का वो फजान
इन्होंने क्या बताया कि किसी भी कोवेलेंट बॉन्ड में, किसी भी आयनिक बॉन्ड में जो कैटायन का साइज होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। कैटायन का साइज छोटा होगा तो क्या होगा? कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। क्या होगा बेटा? बोलते जाओ, कैटायन का साइज छोटा होगा तो क्या होगा? कोवेलेंट कैरेक्टर आयनिक बॉन्ड में ज्यादा होगा। अगर मेरा एनायन का साइज क्या होगा बेटा? बड़ा होगा। कैटायन का साइज छोटा होगा तो आयनिक बॉन्ड में कोवेलेंट बॉन्ड की परसेंटेज क्या होगी? ज्यादा। अगर मेरा छोटा है तभी, अगर वो छोटा है क्या मेरे पास अट्रैक्शन फोर्स, तभी तो ज्यादा होगा ना, तभी तो कोवेलेंट कैरेक्टर आ रहा है ना। अगर दोनों का अट्रैक्शन फोर्स बराबर रहे तो कोवेलेंट कैरेक्टर की बात ही नहीं होगी, तो वो आयनिक बना चुके हैं अपने आप। मगर उसमें आयनिक बॉन्ड क्यों आना शुरू होता है कि जब वो उसका जो पॉजिटिव वाले का न्यूक्लियस होता है वो अपना अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा लगाना शुरू करता है। इट मीन्स पॉजिटिव वाले का साइज क्या होना चाहिए बेटा? छोटा होना चाहिए, और एनायन का साइज क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। तो हमारा क्या बन जाता है? टोटल एक कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा जनरेट हो जाता है। ऐसे ही चार्ज दोनों पे क्या होना चाहिए बेटा? चार्ज ज्यादा और चार्ज ज्यादा। जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज दोनों पे होगा उतना ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स होगा, तो उतना ज्यादा वो अट्रैक्ट करेगा कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा। अगर जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो उतना ज्यादा उसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा, उतना ज्यादा वो अट्रैक्ट होगा किसकी तरफ? दूसरे वाले न्यूक्लियस की। तो इसलिए कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा हो। यही तुम्हारा क्या था? पजान का फंडामेंटल रूल, जिससे कि हम लोग आगे क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो हमें ये चीजें प्रॉपर समझ में आएंगी। आ गया इतनी चीज समझ में? अगर मैं अभी तुमसे पूछूंगी कुछ आयनिक कंपाउंड देके क्वेश्चन लिखा रही हूँ तो तुम क्या मुझे बता पाओगे किसमें मेरा आयनिक कैरेक्टर ज्यादा है और किसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है? बता पाओगे ना? इतना याद हो गया ना? अगर मेरा कैटायन का साइज कैसा होगा? छोटा होगा तो आयनिक कैरेक्टर कैसा होगा? आयनिक कैरेक्टर की बात करें, कोवेलेंट कैरेक्टर की बात नहीं कर रही। शब्द सुनो, अगर वैसे ही क्या बताता है? आयनिक बॉन्ड में कोवेलेंट का कैरेक्टर बताता है, सही है? अगर कोवेलेंट का कैरेक्टर बढ़ेगा इट मींस आयनिक का कैरेक्टर कैसा होगा? कम हो जाएगा। ऑब्वियस सी बात है ना, बिल्कुल। अगर मुझे क्या करना है, एक आयनिक बॉन्ड ही दिया हुआ है और उसमें वो पूछता है इसमें आयनिक का कैरेक्टर बताओ, तो मैं क्या करूंगी? पहले मैं कोवेलेंट का निकाल सकती हूँ और देन उसे रिवर्स करके आयनिक का बता सकती हूँ ना। सिंपल ना? जिसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा हुआ उसमें आयनिक कैरेक्टर तो अपने आप कम हो गया ना। आगे समझ में? क्वेश्चन करें? चलो मैंने क्वेश्चन लिखे थे, चलो अभी मैं तुम्हें दो तीन छोटे छोटे वाले लिख दूँ। NaCl और NaCl में किसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है? बताओ मुझे। क्या बेटा? NaCl लिथियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड में किसका आयनिक कैरेक्टर, किसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है? देखो कैसे सॉल्व होगा। मैंने अभी तुम बताया लिथियम और उसके बाद क्या आता है बेटा? हाइड्रोजन आता है सबसे पहले, हेलिना, सही है? तो लिथियम के बाद आया हमारा सोडियम। इसका मतलब साइज क्या हो गया बेटा? बढ़ गया। साइज हमारा क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। किसका? कैटायन। क्योंकि ये किसमें टूटेगा?
Li किस में टूटेगा? LiCl, Li प्लस में टूटेगा, Cl माइनस में टूटेगा, NaCl, Na प्लस और Cl माइनस। और जब दो चीजें बराबर हो जाती है तो उनमें तो तुलना ही खत्म हो जाती है, सेम चीजों में तो तुलना कर ही नहीं सकते ना। तो Cl तो हमारा क्या है बेटा? इक्वल है, दोनों में है। एनायन का साइज दोनों के लिए क्या है? इक्वल है। तो हमें अब क्वेश्चन किससे सॉल्व करना होगा? कैटायन की साइज से। ऑलवेज ध्यान रखना, अगर मुझे चार्ज डिफरेंट दिए हुए हैं और साइज भी डिफरेंट दिए हुए हैं तो मैं पहले चार्ज पे जाऊंगी। किस पे जाऊंगी? चार्ज पे जाऊंगी। पहले मैं क्या देखूंगी? चार्ज किस में डिफरेंट है। अगर मुझे साइज अलग अलग दिए हुए हैं और चार्ज सेम दिए हुए तब मैं जाऊंगी किस पे? साइज पे। यहाँ पे हमें चार्ज कैसे है? सेम दिए हुए, तो हम चार्ज की अब बात नहीं करते। देन हम किसकी बात करेंगे? इन दोनों के साइज पे। कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होने के लिए साइज कैसा होना चाहिए था कैटायन का? कैसा होना चाहिए था? कॉपी में लिखा था, देख के बोल दो। कम होना चाहिए ना। तो इन दोनों में किसका साइज छोटा होगा? लिथियम का साइज छोटा होगा। इसका मतलब LiCl में कोवेलेंट कैरेक्टर कैसा होगा बेटा? समझ में आया? आया समझ में? दूसरा करें क्वेश्चन। दूसरा बता, MgCl2 और CaCl2 में। MgCl2 और CaCl2 में MgCl2 और CaCl2 में एक काम करो, पहले हम लोग पीरियोडिक टेबल थोड़ी सी याद करें। सही है? हे, ली, ना, के, आरबी, सीएस, यहाँ तक याद करो। हे, ली, ना, के, या जो भी न्यूमेरिक तुमने याद कराओ, अपना याद कराओ तो उससे याद कर लेना, वरना लिख लो हे, लीना के, आरबी, सीएस, जिसे याद ना हो। ये से मतलब हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीलियम। समझे? जब मैं किसी भी ग्रुप में, ये क्या होता है मेरा जो वर्टिकल लाइन है पीरियोडिक टेबल में, दैट इज ग्रुप। सही है? जो सबसे पहला है वो ग्रुप क्या है? पहला ग्रुप है। उसकी आउटर मोस्ट सेल में ऑलवेज 1 इलेक्ट्रॉन होगा। क्या होगा? 1 इलेक्ट्रॉन होगा। अगर मैं कभी भी तुम्हें इस ग्रुप के किसी भी नंबर को किसी भी एटम से पूछूं इसके आउटर मोस्ट सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, कितने होंगे? 1 होगा। जो ग्रुप होगा उसमें क्या होंगे? सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे सबके। नीचे जाने पे सेल्स के नंबर बढ़ते जाते हैं। नंबर ऑफ सेल्स क्या होती है? इंक्रीज हो रही है। नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज हो रही है, इट मींस क्या हो रहा है बेटा? हमारा साइज बढ़ रहा है। नीचे जाने पे क्या हो रहा है? हमारा साइज बढ़ रहा है। समझ में आया इतना? किस किस को नींद आ रही है? नींद आ रही है? वैसे इतने सुस्तों पे क्यों बैठे हो? वैसे कंधे पे सर रख के बेटा नहीं बैठो। मुझे ऐसा लग रहा है नींद आ रही, जाओ मुंह लाओ अगर लग रहा है तो। ये क्या है बेटा? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीलियम। समझ में आ गया? ये सारी हमारी होती है एल्काइली मेटल्स। क्या होती है? एल्काइली मेटल्स। इनका मेटालिक कैरेक्टर पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा होता है। और मैंने कल बताया था नीचे जाने पर मेटालिक कैरेक्टर बढ़ रहा होता है, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेशन की टेंडेंसी बढ़ जाती है विद साइज। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेशन की टेंडेंसी बढ़ रही होती है इनकी साइज पे। तो जब इलेक्ट्रॉन डोनेशन की टेंडेंसी बढ़ रही है, इट मींस वो क्या हो रहा है? मेटल्स का मेटालिक कैरेक्टर बढ़ रहा है। मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है? कोई भी मेटल इलेक्ट्रॉन त्याग कर जितनी जल्दी अपने ऊपर धनायन मतलब पॉजिटिव चार्ज ले आती है, वही क्या होता है? उसका मेटालिक कैरेक्टर। अब इतनी चीजें समझ में आ गई? या अभी भी कोई ऐसा है जिसे 1s का मतलब फर्स्ट ग्रुप नहीं याद हुआ? अपने आप बोलना जरा एक बार। हाइड्रोजन, लिथियम,
ABCD की तरह याद कराना पड़ेगा तो मुझे लग रही है। नीचे आने पे साइज बढ़ गया ना। हम किसकी बात कर रहे थे बेटा? MgCl2 एंड CaCl। ये दोनों किसके हैं हमारे? सेकेंड ग्रुप। क्या है बेटा हमारा? सेकेंड ग्रुप। बेटा मांगे कार स्कूटर क्या? अभी मैं जो समझा रही हूँ उस पर ध्यान दे लो, क्वेश्चन पे आ जाएंगे। सही है? ये देखिए यहाँ नीचे जाने पे क्या हो गया बेटा? साइज। यहाँ मैं क्या पूछ रही थी? कोवेलेंट करेक्टर। अब ये फंडामेंटली तोड़ो, Mg+2 में टूटेगा और Cl-2 में टूटेगा। कैल्शियम, तुम लोगों की प्रॉब्लम पता है क्या है? मैं बता के हटती हूँ वैसे ही तुम्हें समझ में आ जाता है, और जैसे ही मैं क्लास से बाहर जाती हूँ वैसे ही तुम सब भूल जाते हो, क्योंकि मैंने जो बता दिया वो 2 मिनट के लिए दिमाग में रहा। तो कॉपी पेन यूज करा नहीं, एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन का करा नहीं, बस हमने आंसर बता दिया। अगर तुम इस क्वेश्चन को 4 बार सॉल्व कर लोगे ना और 4 बार लिख लोगे कैटायन का साइज बढ़ने पे ये हो रहा है, एनायन का साइज बढ़ने पे ये हो रहा है, तो फजान कभी नहीं भूलोगे। और अभी फजान से देखो कितने क्वेश्चंस आएंगे। तुम्हारी थर्मल स्टेबिलिटी इसी से आ जाएगी, समझ में आया? सॉल्युबिलिटी इसी से आ जाएगी, कोवेलेंट करेक्टर, आयनिक करेक्टर, तुम्हारे आधी जितना क्या होते हैं इसके केमिकल बॉन्डिंग के जो क्वेश्चंस हैं सब फजान से सॉल्व होने वाले। मेल्टिंग पॉइंट, आयनिक पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट भी इस पे आएगा अभी। तो कम से कम कुछ चीजें जो बताई जा रही हो ना, तो ऐसा नहीं है कि अगर मैंने तुम्हें बता दिया तुम कॉपी पे कुछ लिखो ही ना, अपनी कॉपी पे इसे सॉल्व करो और लिखो इसका साइज इसके साइज से कैसा है, इसलिए क्या हो रहा है। अगर तुम 4 बार ये क्वेश्चन विद एक्सप्लेनेशन लिख लोगे, भूलोगे नहीं। जो तुम्हारी 12th के बाद आज कंडीशन है कि मुझे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी तुम्हें पढ़ाने पड़ रहे हैं, वो कंडीशन से निकल आओ। मैं नहीं कह रही कि क्या होगा, बट एटलीस्ट थोड़ी सी केमिस्ट्री सीख के जाओ, मैं खुश हो जाऊंगी। सबके सब मैक्सिमम लोग, तुम लोग 12th पास आउट हो, सही, बट तुम लोग खुद सोचो बेटा पीरियोडिक टेबल भी नहीं है, और ये दयनीय दशा है, अच्छी दशा नहीं है। हाई स्कूल के बच्चे को भी जब पता होता है ना मुझे नीट करना है, उसे हाई स्कूल में पता होती है कि पीरियोडिक टेबल क्या है, क्योंकि केमिस्ट्री की फंडामेंटल क्या है तुम्हारी? पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल है, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज है, पढ़नी पड़ेगी। अब हिंदी में पढ़ो, अंग्रेजी में पढ़ो, इसके तुम रोज मुझे आके नहीं बता सकते कि मैं मुझे हिंदी में याद है, ये हिंदी में भी नहीं याद है, समझे ना? हिंदी में भी नहीं याद है, तो इसलिए याद करो। यहाँ पे क्या हो रहा था बेटा, मैं क्या निकलवा रही थी? कोवेलेंट करेक्टर। कोवेलेंट करेक्टर साइज पे कैसे डिपेंड कर रहा था? जिसका साइज छोटा था उसका कोवेलेंट करेक्टर ज्यादा था, जिसके कैटायन का साइज छोटा था उसका कोवेलेंट करेक्टर ज्यादा था। इन दोनों में किसके कैटायन का साइज छोटा है? Mg। तो MgCl2 में कोवेलेंट करेक्टर कैसा होगा बेटा? और तुम क्या बता रहे थे मुझे? CaCl। तो उल्टा क्यों हुआ था? क्योंकि तुम्हें बहुत जल्दी हो रहा था, इसीलिए क्या? तो क्यों हुआ उल्टा? भाई इतनी देर से चीख चीख के बोल रहे मत, मुझे नहीं चाहिए 1 सेकंड में तुम लोगों से आंसर आने। हम पेपर नहीं कर रहे, हम क्लास में बैठूंगा, सुकून से सॉल्व करो, सीखो और सॉल्व करो। चलो अब दूसरा फिर से लिखो, और एक लिथियम क्लोराइड, लिथियम क्लोराइड, लिथियम ब्रोमाइड और लिथियम आयोडाइड में मुझे कोवेलेंट करेक्टर बताओ। ऑर्डर ऑफ कोवेलेंट करेक्टर। करो। बेटा करो। ये कैसे फ्रेगमेंट्स पे टूटेंगे? लिथियम +1
लिथियम सब में कॉमन है, तो लिथियम मैटर ही नहीं करेगा यहाँ पे हमारे क्या मैटर करेंगे बेटा, एनायंस मैटर करेंगे। एनायन हमारे पास क्या क्या बन रहा है, F माइनस बन रहा है, Cl माइनस बन रहा है, Br माइनस बन रहा है, आयोडीन माइनस। समझे? कॉपी पे लिखा है, कॉपी पे सॉल्व हो गया तेरा, कर लो, करने के बाद बोला अगर गलत हो गया कॉपी पे लिखो क्यों ज्यादा है, उसके बाद बोलो जिसको बोल रहा है। कौन सा ज्यादा होगा बेटा, कौन सा ज्यादा होगा, पहला किसने बोला था अभी, LIF ज्यादा होगा ना, तुम्हें क्लास से बाहर दिया तुम सीख तो रहे नहीं थे बेटा। एनायन का साइज जिसका ज्यादा होगा उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा। समझे? एनायन का कम होगा, हाँ, तो अभी ज्यादा क्यों बोल रहे थे तुम? सबका आया कि LI क्यों सबसे ज्यादा होगा? क्या नाम है इनका, ग्रीन शर्ट तुम्हारा बेटा, अनुज। आया समझ में, आ गया आंसर, सही आया। क्या आया आंसर, सबसे ज्यादा किसका है, सबसे कम किसका, बस इतना बताओ। ये कौन से ग्रुप के एलिमेंट है, 17 ग्रुप के एलिमेंट, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। नीचे जाने पे साइज बढ़ता है, और हमने अभी पढ़ा था एनायन का साइज बढ़ेगा देन कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा। समझ में आ गया? लिथियम की तो बात ही मत करो क्योंकि लिथियम सब में सेम है, सिर्फ किसकी बात करेंगे, एनायन की बात करेंगे। तो इसमें सबसे ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर किसका आ जाएगा बेटा, LI का आ जाएगा, उससे कम LIBr का आएगा, उससे कम LICl का आएगा, उससे कम LIF का। चलो और क्वेश्चन करो। MgCl2 और AlCl3 में बताना है कोवेलेंट करेंट। बताओ करो।
Mg+2 में टूटेगा और 2Cl माइनस, समझ में आ गया? ये Al+3 और 3Cl माइनस। Cl की हम बात नहीं करेंगे तो Cl इज कॉमन, ठीक है? कुछ चीज से फर्क नहीं पड़ेगा, Cl इज कॉमन, Cl की बात नहीं करते। हमारे पास क्या बचता है बेटा? Mg+2 और Al+3। मैंने तुम्हें अभी बताया था, तुम में से कितनों ने कॉपी पे लिखा था, जिस पे चार्ज ज्यादा होगा, जब चार्ज की बात आएगी तुम पहले क्या देखेंगे बेटा? चार्ज देखेंगे। जिस पे चार्ज ज्यादा होगा उसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा। तो वही तो मैं बोल रही हूँ ना। हाँ, जो कैटायन का चार्ज इज चार्ज, अगर चार्ज ज्यादा है तो वो क्या होगा? जो एनायन का चार्ज हो या कैटायन का चार्ज, क्योंकि चार्ज का ऑलवेज मैग्नीट्यूड लेती है। जैसे कि हम लोग क्या निकालेंगे अभी? डायपोल मोमेंट निकालेंगे तो Q × R करेंगे ना, हम नहीं लेते ना प्लस वाला चार्ज ले रहे हैं या माइनस वाला, ऑलवेज मैग्नीट्यूड ले रहे हैं चार्ज का। तो यहाँ फर्क क्या पड़ रहा है बेटा? जिसका चार्ज ज्यादा, लिखो कॉपी पे, चार्ज ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर। पर ये छोटी छोटी चीजें मैं सिर्फ बोल ले रही हूँ, तो लिख लिया करो भाई। बहुत हिसाब किताब से पेपर दिए हैं और उनमें धक्के खाने के बाद मुझे ये चीजें पता चली, हाँ यहाँ गलतियां होती हैं। अगर मेरे धक्कों से तुम सीख लोगे तो तुम बच जाओगे उन धक्कों को खाने से, वरना ठोकर खा के सीखना तुम्हें भी है। सब सीखते हैं अपनी उम्र पे आके, मगर जो थोड़ी दूसरों की गलतियों सीख लेता है वो जल्दी सीख लेता है और जल्दी सफलता मिल जाती है। सिर्फ इतना सा अंतर है। हो गया क्वेश्चन? दूसरा दो। बस ये लास्ट क्वेश्चन करा रहे, फिर वीवीडी करते हैं। ये 3 है बेटा, सॉरी। स्पेशल टाइप की कॉन्फ़िगरेशंस जिनके चार्जेस सबसे ज़्यादा उनमें कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे ज़्यादा मिलेगा, जिसे हम क्या क्या बोलते हैं? इन्हें बोलते हैं हम NiG, PiG और IG। IG का मतलब होता है इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, PiG का मतलब होता है सूडो इनर्ट गैस। मतलब सूडो इनर्ट गैस तो हिंदी में क्या बोलेंगे? हाँ, जिसमें मतलब उसकी तरह होती है, सिर्फ वो होती नहीं है। सही? आभासी। हाँ, आभासी अक्रिय प्रभाव होता है। और ये क्या होता है बेटा? अक्रिय इनर्ट गैस वाला जो होता है। सही है? नॉन इसमें। अब देखो इसमें कौन कौन से आते हैं, इसमें कौन कौन से आते हैं, ये तो भी आते हैं। इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन तो सबको पता है। 2 और 8 वाली जो कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं हमारी, जिनके आउटर मोस्ट सेल में कितने आ रहे होते हैं? 2 और 8 इलेक्ट्रॉन आ रहे होते हैं, उन्हें हम क्या बोल रहे होते हैं? इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। जिनमें इनर्ट पेयर इफेक्ट पाया जाता है। क्या पाया जाता है? जो इनर्ट पेयर इफेक्ट शो करते हैं। इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है बेटा? जब एक बड़े साइज का मॉलिक्यूल होता है, तीसरे से नीचे वाले जो हमारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, तीसरे पीरियड से नीचे वाले मॉलिक्यूल्स, उनमें क्या होता है? उनमें हमारी शील्डिंग कम हो जाती है।
शील्डिंग क्या हो जाती है, कम हो जाती है। शील्डिंग क्या होती है, जो अट्रैक्शन फोर्स न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में लग रहा होता है, उससे बचाने के लिए बीच में जो ऑर्बिटल्स होते हैं, जो उस पर वो फोर्स नहीं लगने देते हैं, वो हमारी शील्डिंग कहलाती है। शील्ड का मतलब हो गया कोई चीज़ से हमें बचाव मिल रहा है। बट जब क्या होता है, हमारी सेल्स बड़ी होती जा रही होती है, तो उनमें क्या होता है, शील्डिंग कम हो जाती है पी वाले पे, तो वो कहता है अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा मिल रहा है, उनसे अट्रैक्शन फोर्स फील करने लगता है। वो हमारा क्या कहता है, अक्रिय गैस का प्रभाव। मतलब नोबल गैस तो अलग हो गई, नोबल गैस इज आईजी, सीधे इनर्ट गैस जो कर ही नहीं, उसे कहते हैं अक्रिय प्रभाव। मतलब नॉन इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन हो सकती है। वो क्या होती है बेटा, देखो n-2f जिसमें मिल जाएगा हमें, उसके बाद n-1d वाला हो जाएगा, मतलब बड़े बड़े जो कंपाउंड होंगे, और NH2 ये कॉन्फिगरेशन जहाँ F वाले की मिलती है, 4f 5f की मिलती है। जैसे जैसे हम क्या करते हैं, नीचे आ जाते हैं इसमें, ऐसे ही इसमें p ब्लॉक वाले जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी जब ऐसी कॉन्फिगरेशन आ जाती है, उनपे क्या मिलता है हमें, इनर्ट। ये तुम इतने डीप में मत जाओ, तुम सिर्फ ये 3-4 वो है क्या एटम है, उन्हें रट लेना। सही, अब मैं लिख रही हूँ क्योंकि कभी कभी कुछ चीज़ें हमारे सिर के ऊपर से जारी होती है। नॉन इनर्ट, ये तुम्हें आ जाएगा समझ में अभी जब हम लोग पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, तब तक ये लिख लो। बेटा इसमें 3 एटम्स होते हैं हमारे, अगर वो आएंगे तो उनका कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे ज्यादा हो जाएगा, जिसमें कि एक है हमारा टेलुरियम +1, Pb +2 और बिस्मुथ +3। ये बोरॉन फैमिली, ये कार्बन फैमिली और ये नाइट्रोजन फैमिली। इसके जो हमारे लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं, कौन से उसके हैं, ये चौथे पीरियड के, उनमें मिलती है। अगर तुम्हें कहीं भी इनके कंपाउंड दिए हुए हैं, किसके, मान लो मेरे पास Cl दिया हुआ है, और मेरे पास NaCl दिया हुआ है, तो ऑलवेज इसको ज्यादा लगाइए। समझ में आया, सुनो आया। अगर मेरे पास Cl के साथ Cl दिया हुआ, Na के साथ Cl दिया हुआ, तो मैं ऑलवेज इसको ज्यादा लगाऊंगी, क्योंकि इसमें इनर्ट पेयर इफेक्ट पाया जाता है। अभी इसमें तुम्हें नहीं एक्सप्लेन करवाई, बिकॉज हमने शील्डिंग नहीं पढ़ी है। हम जब पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पढ़ लेंगे ना, तो वहां पे तुम्हें ये भी समझ में आ जाएगा। और केमिस्ट्री में सच बताऊं, कुछ चीजों के क्यों के आंसर मिलेंगे, इट इज केमिस्ट्री। कुछ हर चीजों के आंसर्स नहीं है, वो मिले ही नहीं है अभी तक, साइंटिस्ट को भी नहीं मिले। मतलब हम टीचर होके तुम्हें क्या एक्सप्लेन कर रहा है, कुछ चीजें हमें भी ऐसे ही आज तक पढ़ाई गई कि बेटा ये याद कर लो, तो हम भी तुम्हें यही बोल सकते हैं कि बेटा ये याद कर। और जितना अपने दिमाग को इस उलझन में बिना फंसाए याद कर लो कि क्यों याद कर ले, उतनी केमिस्ट्री सीख जाओ। और जहाँ फंस गए वहाँ 3 दिन फंसे रहोगे, चौथे दिन भी कोई भी कहीं चले जाओ आंसर्स नहीं मिलते। इसलिए जब किसी चीज को कहा जाए याद कर लो, दैट मींस याद कर लो, बस चुपचाप। बायोलॉजी याद करते हो ना, ये तो नहीं पूछ रहे होते कि आते इतनी ही लंबी क्यों होती है, दिमाग का वेट इतना ही क्यों है। ये क्वेश्चंस भी तो दिमाग में आने चाहिए ना, कि भाई हर आदमी की आंत की लंबाई इतनी ही क्यों है, हार्ट ही हमारे ब्लड को क्यों प्यूरिफाई कर रहा है, कुछ और क्यों नहीं प्यूरिफाई कर रहा, समझे। तो ये जब फंक्शनिंग है किसी चीज की, वो तो ऐसे ही केमिस्ट्री में आता है। अब लिखो दूसरी सूडो इनर्ट गैस वाली, TIG की कॉन्फिगरेशन। इसमें क्या क्या आता है, Cu+1, Ag+1 और Au+1। ये होती है सूडो इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन। और इसी में आती है बेटा हमारी Zn+2, Zn
बाद कैडमियम +2 और इसके बाद आता है हमारा मरकरी +3। ये हमारी किस में आ जाती है? PIG में आ जाती है, जिसको कहते हैं हम लोग सूडो इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। और इनर्ट गैस में तो तुम्हें पता है कि सारी इनर्ट गैसेस आ जाती हैं। इनर्ट गैसेस समझ में आती है, अक्रिय गैसेस तो समझ में आती है ना। जो कौन सा होता है बेटा? 18वां जो तुम्हारा वो क्या है? पूरा इनर्ट गैस है, या जिसे हिंदी में बोलो अक्रिय गैस। अब देखो, अगर तुमसे पोलराइजेशन पूछा जाएगा, क्या क्वेश्चन में पोलराइजेशन पूछा जाएगा या कोवेलेंट कैरेक्टर पूछा जाएगा? तो ये दोनों चीजें सेम है। क्या है? अगर मुझसे क्वेश्चन में पोलराइजेशन पूछा जाए कि किसका, कौन से वाले मॉलिक्यूल का पोलराइजेशन के बढ़ते क्रम में लिखते हो, तो तुम्हें सीधे सीधे उसे कोवेलेंट कैरेक्टर के बढ़ते हुए क्रम में लिखते हैं। आ गया समझ में? लैंग्वेज तुम्हें कोवेलेंट कैरेक्टर का बढ़ता हुआ क्रम भी दे सकता है, पोलराइजेशन का बढ़ता हुआ क्रम भी दे सकता है। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर किसी का भी लिखा सकता है। आया? अगर कोई आयनिक कंपाउंड दिए हुए हैं, ठीक है, और उसमें तुमसे आयनिक कैरेक्टर का इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखवा लिया, तो पहले तुम उसका फजान से निकाल लो कोवेलेंट कैरेक्टर का इंक्रीजिंग ऑर्डर, उसको कर दो रिवर्स। आ गया? फजान में क्या क्या बोला? कैटायन का साइज कैसा होना चाहिए? छोटा। एनायन का साइज बड़ा। पड़ोस वाला बेहोश हो गया। और चार्ज कैसे होने चाहिए सब पे? चार्ज ज्यादा होना चाहिए। जिसका भी चार्ज ज्यादा होगा, जो पॉजिटिव या निगेटिव, वो ज्यादा कोवेलेंट होगा। जिसका भी चार्ज कम होगा वो कम कोवेलेंट होगा। जैसे MgCl2 और AgCl2 में इस पे चार्ज, Cl3 में इस पे चार्ज ज्यादा आएगा, इस पे चार्ज कम आएगा, तो इसका ज्यादा कैरेक्टर होगा, इसका कम। आगे आ जाओ। अब तुम्हें बताना है कुछ कोवेलेंट कैरेक्टर्स। लिख लिया था ना अभी वाला सब कुछ? नो मैम वाले ये बना लो यार, ये जरूरी है। फोटो खींच लो ना, बाद में लिख लेना। घड़ी की सुई बढ़ती हुई दिखती है मुझे। खींच लिया, आगे बढ़ जाओ। अब मुझे एक बार क्वेश्चन का सॉल्व करके बता दो, तो 3-4 लिख दे अपने आप। PbCl2 और CaCl, AgCl, NaCl, ZnO और Ca। बता दो। हाँ बेटा आ जाओ बेटा, मैं किसी को मना नहीं करूंगी, जिसका मन हो वो आ जाओ, जिसका मन हो वो चले। दोनों में से एक भी काम को मना नहीं करूँ, बिना पूछे आओ। बताओ जल्दी से। जल्दी से बता दो, पीवीटी शुरू कर ले यार, तो आगे बढ़ जाएगा कभी।
वाले थे जो तुम्हारी कौन सी कॉन्फ़िगरेशन को फॉलो कर रहे थे, या तो IG को फॉलो कर रहे थे या PIG को फॉलो कर रहे थे। तो इसलिए इनके क्या हो गए, हमारे ज़्यादा हो गए इनसे। उसके बाद आप कुछ देखेंगे कैसे ज़्यादा हो गए। जो अभी मैंने को तुम्हें 3 स्पेशल कैटेगरीज दिखवाई थी ना, कि अगर मेरे पास PIG आ जाएगा, NIG आ जाएगा या IG आ जाएगा, मतलब इनर्ट गैस, नॉन इनर्ट गैस, सूडो इनर्ट गैस आ जाएगी, तो ऑलवेज उनका कोवलेंट कैरेक्टर क्या हो जाएगा बेटा, ज़्यादा हो जाएगा। तभी तो बोला था वो याद कर लेना, वो स्पेशल में आएगा। अब तुम इसमें यहाँ साइज निकालने बैठोगे या कुछ भी निकालने बैठोगे तो नहीं निकाल पाओगे। इसमें कैटायन का साइज इससे बड़ा ही आएगा क्योंकि नंबर ऑफ सेल्स ज़्यादा है, मगर यहाँ पे हम कंपैरिजन साइज का वैसे भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि एक हमारा कौन से सेल का है, चौथे सेल का है, एक हमारा कौन से क्या आ जा रहा है, छठे में आ जा रहा है। दूसरी बात, दोनों के ग्रुप ही चेंज हो जा रहे हैं, इधर से इधर जाने पे साइज घट जाता है, बट वो नीचे इतना है तो नंबर ऑफ सेल ज्यादा है, इसका मतलब उसका साइज क्या हो गया, ज्यादा हो गया। तो इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है। यहाँ क्या है बेटा, ये कौन सी वाली आ गई, ये नॉट इनर्ट गैस वाली आ गई, इसलिए इसका था। तो वो 6 जो तुम्हें लिखवाए हैं ना, 6 से 7 वो याद कर ले बस। उसमें उनके कोवलेंट करते और पेपर में पूछे जाने की उम्मीद भी इन्हीं की ज्यादा होती है क्योंकि ये एक्सेप्शन के फॉर्म में आ जाते हैं। तो क्या होता है, इनकी उम्मीदें ज्यादा बढ़ जाती हैं पेपर वाले को पसंद करने की। हमें अब चलो हम लोग किस चीज पे थे, तो लैटिस एनर्जी बची है। अगर तुमसे लैटिस एनर्जी पूछेगा, लैटिस एनर्जी क्या थी बेटा, मैंने लैटिस एनर्जी बताई थी, लैटिस एनर्जी थी क्या ये बता दो बस। लैटिस एनर्जी क्या होती है, टॉपिक वाइज बता रही हूँ तो हो जाएगी तुम्हारे टॉपिक। क्या, एक लैटिस मतलब 2 गैसेस मॉलिक्यूल के बीच में हम बॉन्ड बना के एक लैटिस बनाने के लिए तैयारी करते हैं। जब पूरा लैटिस बनाते हैं उसमें जितनी एनर्जी निकलती है वो हमारी क्या कहला रही थी, लैटिस एनर्जी। सिंपल फॉर्म में समझो, एक लैटिस बनने पे जितनी एनर्जी उससे निकली, क्योंकि बॉन्ड फॉर्मेशन होता है तो क्या होता है, एनर्जी निकलती है, रिलीज होती है, तो वो हमारी क्या कहलाती है, लैटिस एनर्जी। बॉन्ड तोड़ने के लिए हमें क्या देनी पड़ती है, एनर्जी देनी पड़ती है, वो क्या कहलाती है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। आज ही पढ़ा। अब लैटिस एनर्जी निकालने के लिए सिर्फ तुम्हें 2 चीजें याद रखनी है जो अभी हमने पहले भी पढ़ी। लैटिस एनर्जी के लिए चार्ज अपॉन, समझ में आ गई, जिसका चार्ज ज्यादा उसकी लैटिस एनर्जी ज्यादा, जिसका साइज छोटा उसकी लैटिस एनर्जी ज्यादा। साइज इधर जाने पे छोटा हो रहा होता है बेटा और इधर जाने पे बढ़ रहा होता है, सही है? नहीं समझ में आया? अगर मैं पीरियड में बढ़ती हूँ, मतलब इधर से हाइड्रोजन से लेके हाइड्रोजन की तरफ जा रही हूँ तो मेरा साइज छोटा हो रहा है, बट सेम पीरियड में। और अगर मैं सेम ग्रुप में नीचे जा रही हूँ तो मेरा साइज बढ़ता है। आ गया समझ में? अब आया? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं बची इतने में? तो अगर मुझसे लेटेस्ट एनर्जी पूछी जाएगी, किसमें पूछी जाएगी? मुझसे पूछी जाएगी MgCl2, CaCl2, SrCl2। अगर मुझसे यहाँ पे पूछ ली तुमने क्या, लेटेस्ट एनर्जी बता दो इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो बताओ क्या होगी? फॉर्मूला सामने लिखा होगा, तुम्हें क्या बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा? नहीं आ रहा ना? आ रहा है तो थोड़ा थोड़ा इंटरेक्ट करना शुरू करो। अगर कुछ भी समझ में आ रहा, गलत भी बताओगे तो मैं तुम्हें कुछ नहीं बोलूँ, बट बोलो बोला। साइज किसका ज्यादा होगा? ऐसा होगा। साइज के कैसे है? इनवर्स में। तो ऑब्वियसली किसकी ज्यादा होगी बेटा? आ गया? आया समझ में? साइज की हमारे क्या है बेटा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। सेम ग्रुप के हैं, नीचे जाने पे साइज बढ़ रहा था,
SR का साइज सबसे ज्यादा था, Mg का साइज सबसे ज्यादा छोटा था, तो लेटिस एनर्जी कैसी हो गई? MgCl2 की सबसे ज्यादा और SrCl2 की सबसे कम। आ गई समझ में? लास्ट में क्या नाम है बेटा? हो गई, समझ में आया? ये हमने किसकी बात कर ली? लेटिस एनर्जी। अब बात करते हैं हम लोग टॉपिक के हिसाब से थर्मल एनर्जी। क्वेश्चन आता है हमारे में कि किस कंपाउंड की थर्मल एनर्जी ज्यादा होगी और किस कंपाउंड की थर्मल एनर्जी कम होगी। सही? तो देखो थर्मल एनर्जी हम किस हिसाब से बांटते हैं बेटा? दो हिसाब से बांट लेते हैं। जो कोवलेंट बॉन्ड के लिए थर्मल एनर्जी निकालते हैं ना, वो एक हम निकालेंगे किसके लिए? कोवलेंट बॉन्ड के लिए। एक हम किसके लिए निकालेंगे? आयनिक बॉन्ड के लिए। कोवलेंट बॉन्ड क्या था? जिसमें बराबर की शेयरिंग करके जो बॉन्ड बन रहा था वो हमारा क्या बन रहा था? कोवलेंट बॉन्ड बन रहा था। जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स को लेके और देके बन रहा था वो हमारा क्या बन रहा था? क्या बन रहा था? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से आयनिक बॉन्ड बन रहा था। कोवलेंट बॉन्ड की जब हम बात करेंगे तो हम यहाँ पे बात करेंगे ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है? ट्रांजिशन जो ये होती है क्या? थर्मल एनर्जी बॉन्ड एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। किसके? बॉन्ड एनर्जी के। थर्मल स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी। और बॉन्ड एनर्जी बेटा क्या थी? एक बॉन्ड बनने पे जितनी एनर्जी रिलीज हो रही है। सही है? वही तो थी उस बॉन्ड की एनर्जी। एक दो गैसियस मॉलिक्यूल को मिला के जब हम एक बॉन्ड बना रहे थे उसके बाद जो एनर्जी निकल रही थी वो क्या थी? हमारी बॉन्ड एनर्जी थी। तो ट्रांजिशन ये क्या होती है? थर्मल एनर्जी जो हमारी होगी, थर्मल स्टेबिलिटी है, सॉरी बेटा एनर्जी नहीं है, यहाँ डाल रहे हैं थर्मल स्टेबिलिटी है, गलत हो गया। यहाँ अगर किसी को पता हुआ करे तो बता दिया कभी कभी। थर्मल स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं, किसकी? तापीय स्थायित्व आपके लिए। अब पता है ये क्या होता है? ना नहीं, गर्म करने पे कितनी जल्दी टूट जाएगा। अब देखो आयनिक बॉन्ड में बेटा कैसे तोड़ेंगे? आयनिक बॉन्ड में हमें पता होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। तो उसमें दो टाइप की क्या पाई जाती है हमारे पास? एनायन पाई जाती है। या तो मोनोवैलेंट एनायन होते हैं, मोनो एटॉमिक होते हैं, या डायटॉमिक। मतलब डायटॉमिक से मतलब पॉलीएटॉमिक वाले सब जो हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे तुम्हारे? पॉलीएटॉमिक और डायटॉमिक। मतलब या तो एक तरीके के एटम से मिलकर बने हुए होते हैं वो सब, या तो मोनो एटॉमिक टाइप के होंगे, या क्या होंगे बेटा? पॉलीएटॉमिक। हम बात किसकी कर रहे हैं? एनायंस की। एक पॉजिटिव बनता है, एक नेगेटिव बनता है आयनिक में। हम नेगेटिव वाले की बात करते हैं। या तो वो मोनोएटॉमिक होगा या क्या होगा? पॉलीएटॉमिक होगा। मतलब या तो सिर्फ क्या होगा? कोई भी जैसे F आ गया, Cl आ गया, इस टाइप से आ जाएगा। या हमारे पास क्या बनाते हैं? कार्बोनेट बनाते हैं, इस टाइप वाले जो आता है। समझ गए? आगे समझ में? तो दो तरीके क्या हो गए? एक में क्या हुआ? एक ही टाइप के एटम्स हैं। एक में क्या है हमारे पास? अलग अलग टाइप के एटम्स हैं। उन्हें क्या बोल रहे होते हैं? पॉलीएटॉमिक। और जो ये होते हैं इन्हें क्या बोल रहे होते हैं? अब जिसमें एनायन की बात करो, चलो एनायन। और ये हमारे क्या थे बेटा? मोनोएटॉमिक टाइप के। मोनोएटॉमिक मतलब एक ही वाले टाइप के, जैसे F माइनस, O माइनस 2, N -3, समझे? ऐसे वाले जो होंगे इनके नंबर्स कितने भी हो सकते हैं। नंबर तो किस पे चलेंगे बेटा? संयोजकता पे चलते। जैसे Cl2 कई बार दो Cl आ जाता है ना,
मगर चार्ज तो एक ही रहता है। इस तरीके एटम्स कितने, तो ये हमारे क्या हो गए मोनो एटॉमिक। अगर मुझे कंपाउंड में ये वाले दिए हुए हैं तो ये लेटिस एनर्जी के कॉन्सेप्ट पे चलेगा। तो इनकी थर्मल एनर्जी, थर्मल स्टेबिलिटी तुम कैसे लिखोगे, लेटिस एनर्जी निकाल के लिखोगे। क्या करोगे, लेटिस एनर्जी जैसे होती है चार्ज अपॉन, बाकी अभी देखो ये लिखो, अभी क्वेश्चन करेंगे ना, किसी भी चीज की थ्योरी के बाद अगर क्वेश्चन नहीं करोगे तो समझ में नहीं आएगा। अभी इसको क्वेश्चन करोगे तभी चीज समझ में आएगी अच्छे से। अभी लिखो कि जो मोनो एटॉमिक वाले होते हैं बेटा वो किस कॉन्सेप्ट पे चल रहे हैं, हमारे लेटिस एनर्जी के कॉन्सेप्ट पे चल रहे हैं। मतलब अगर चार्ज ज्यादा होगा, किसका चार्ज ज्यादा होगा एनआईएन, तो वो क्या होगा बेटा, हमारा थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, और हमारी रेडाई ज्यादा होगी तो थर्मल स्टेबिलिटी कम होगी। सही है, आई समझ में इतनी बात। अब हम बात करते हैं बेटा पॉली एटॉमिक। पॉली से मतलब समझते हो बहुत सारे वाले। तो इसमें कुछ लिख लो SO4-2, एग्जाम्पल्स लिखो कुछ, SO4-2, CO3-2, और लिख लो NO3-। एक चीज सुनो, I- इसी में आता है, इसमें नहीं आता, क्योंकि इसका साइज बहुत बड़ा है। क्या है बेटा, साइज बहुत बड़ा है, तो वो किस में आता है, पॉली एटॉमिक में आता है, I-, I3-। Br- भी इसी में आता है, Br भी मोनो में नहीं आता। लिखते जाओ, ये सब सही है। अभी क्वेश्चन आएंगे तो सॉल्व नहीं होंगे तुम लोगों तो कॉपी पलट के देखो लिखे हैं नहीं लिखे हैं। PO4-3, तो इन वाले की जो ट्रांजिशन एनर्जी होती है बेटा, जो क्या होती है तुम्हारी थर्मल स्टेबिलिटी, क्या होती है बेटा इनकी थर्मल स्टेबिलिटी, वो एक तरीके से खजान के रूल में चलती है। मतलब एनायन का साइज ज्यादा, तो एनायन का साइज ज्यादा तो थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा। आ गया। इसमें क्या था, अगर एनायन का साइज ज्यादा होगा तो थर्मल स्टेबिलिटी कैसी हो जाएगी बेटा, कम होगी। और उसमें क्या है, उल्टा। अगर मेरे पास मोनो एटॉमिक है एनायन तो मुझे रेडाई कम लेनी है एनायन की। अगर मेरे पास पॉली एटॉमिक है तो मुझे क्या रखना है, ज्यादा लेना है। बेटा पढ़नी है तो जाऊंगी, मेरी भी बस का टाइम है, तभी पढ़ा रही हूँ। बायो से ही बस डॉक्टर, केमिस्ट्री का क्वेश्चन मत करके आना, उसके बाद मैं देखूं तेरा नीट कैसे क्वालिफाई होता है। हाँ होगी तो मैं खुद चली जाऊंगी क्लास से बाहर। ऐसे भगाने के ये तरीके नहीं होते हैं टीचर, समझे। चलो ठीक है, अब अगली बार क्लास में पढ़ना, बोर हो गए तुमसे। मैं भी जा रही हूँ, मैं भी क्यों पढ़ाऊँ, मेरी भी बैलेंस है इलेक्ट्रॉन पेयर। ये क्या हो रही है कि ऐसी ज्योमेट्री, ये बता रही थी हमारी ज्योमेट्री को। जब हमें हाइब्रिडाइजेशन मिल गया, ठीक है, तो इसने हमें बताया ज्योमेट्री। इसने ज्योमेट्री इस हिसाब से बताई कि रिपल्सन कम हो। अगर रिपल्सन ज्यादा होगा तो हमारी मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी नहीं है। सही, मॉलिक्यूल में स्टेबिलिटी को किसने हमें एक्सप्लेन कर रहा था कि हम मॉलिक्यूल्स में इलेक्ट्रॉन्स पेयर को, लोन पेयर्स को और बॉन्ड पेयर्स को कैसे रखें। इलेक्ट्रॉन्स पेयर 2 टाइप्स के होते हैं, इससे बताना, एक बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर। उसने हमें पूरा ये एक्सप्लेन करा कि हमें इलेक्ट्रॉन्स पेयर को कहाँ रखना है और बॉन्ड पेयर्स को कहाँ पे रखना है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ने हमें क्या बताया, बेसिकली स्ट्रक्चर्स की स्टेबिलिटी बताई कि हमारे अंदर, उनके अंदर बॉन्ड ऑर्डर्स कैसे बन रहे हैं। क्या बताए,
बॉन्ड ऑर्डर्स कैसे बन रहे हैं, और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की इंटरमिक्सिंग के बारे में बताया। किसके बारे में? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की इंटरमिक्सिंग के बारे में।